Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain class 12 CBSE board chapter 6 of Flamingo. Name of the chapter is Poets and Pancakes. Poets means composer यानी कवि and pancakes. Pancakes is a brand name which makes goods related to makeup which is used in ब्यूटी पार्लर्स. यानी पैनकेक्स एक ब्रांड नाम है जो इस तरह की सामग्री बनाता है जिसको महिलाएं अपने श्रृंगार में इस्तेमाल करती हैं, या जो ब्यूटी पार्लर्स जो होते हैं जहाँ पर महिलाओं का श्रृंगार वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पर जिन सामानों का इस्तेमाल होता है, तो उस सामान को बनाने वाली एक कंपनी थी, उसका ब्रांड नेम था पैनकेक्स. जिस तरह से आजकल लैक्मे वगैरह होती हैं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वगैरह होती हैं, तो ये कंपनी है, ये ब्रांड नेम है आजकल. उस टाइम का ब्रांड नेम था जिसको हम पैनकेक्स कहते हैं. तो चैप्टर का जो नाम है वो पोएट्स एंड पैनकेक्स है. पोएट्स का मतलब कंपोजर हो गया, यानी जो कविताएं लिखते हैं, कवि. एंड पैनकेक्स का मतलब वो ब्रांड नेम जो मेकअप का गुड्स बनाता था. तो दोनों का आपस में कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन है. चूँकि जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात की गई है, जो चैप्टर के ऑथर हैं उनका नाम है अशोका मित्रन. तो स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर की हिंदी और अंग्रेजी में लाइन टू लाइन बिल्कुल सरल और संपूर्ण व्याख्या देखेंगे और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ आ जाए. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं ऑथर के बारे में. चैप्टर के ऑथर हैं अशोका मित्रन. 1931 में इनका जन्म हुआ था. तमिल राइटर थे. रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बोस. यहाँ स्टूडेंट्स जो चैप्टर है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स, उसमें जो ये तमिल राइटर होते हैं जिनका नाम अशोका मित्रन होता है, वो याद करते हैं अपने उस समय को जब वो जेमिनी स्टूडियो में कार्य कर रहे होते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बोस. यहाँ स्टूडेंट्स बोस का मतलब जो है, बोस जो आया है, बोस का मतलब जो जेमिनी स्टूडियो है उसका मालिक है, और उसका जो नाम था वो एस वासन है. अब स्टूडेंट्स ये जो बोस बार बार जो बीच में आएगा कहीं भी यदि चैप्टर में, तो उस बोस का मतलब एस वासन, एंड एस वासन इज़ द ऑनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. तो उसके बारे में बात होगी. तो तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बोस विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. यानी जो बुक उन्होंने लिखी थी माई ईयर्स विद बोस, उसमें मूवीज़ के हर एस्पेक्ट का इन्फ्लुएंस इंडिया में क्या होता है उसको इसमें दिखाने की कोशिश की गई है. द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई. चेन्नई में जेमिनी स्टूडियो, देखिए आजकल तो जो फिल्म मेकिंग का सेंटर है वो बॉम्बे है, लेकिन जो साउथ की फिल्म है वो आज भी चेन्नई में बनती हैं. तो जो जेमिनी स्टूडियो था वो चेन्नई में लोकेटेड था. वाज सेट अप इन 1940, और 1940 के आसपास की हम जिक्र कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग. यानी जो जेमिनी स्टूडियो था वो जो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें से मोस्ट इन्फ्लुएंस था ये, यानी प्रभावशाली जो फिल्म मेकिंग संस्थान थे उनमें से एक जेमिनी स्टूडियो था. इट्स फाउंडर वाज एस वासन. देखिए जैसे मैंने कहा था कि एस वासन, इसके बॉस का जब भी जिक्र आएगा तभी यहाँ हम एस वासन के बारे में बात करेंगे. तो एस वासन को इसमें जगह जगह पर बॉस कहा गया है. तो इसके जो फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियो के वो एस वासन थे. द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन फाइल्स. जो अशोका मित्रन जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो जेमिनी स्टूडियो में एक एम्प्लॉई थे. और उनका कार्य क्या था, वो कार्य क्या करते थे, वो जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काटा करते थे ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर दैम इन ए फाइल्स, और उन्हें एक फाइल में स्टोर करके रखा करते थे. क्योंकि जितनी भी न्यूज़ पेपर में न्यूज़ आती थी जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड या किसी फिल्म से रिलेटेड जिसकी शूटिंग वगैरह वहाँ पर चल रही हो, तो वो सारी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को वो काट कर रखते थे और एक फाइल में उनको स्टोर करके रखते थे. ये उनकी ड्यूटी थी, जो अशोका मित्रन जो इस चैप्टर के ऑथर हैं. मैनी ऑफ दिस
हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड। और कई सारी जो थी इनमें से, कई सारी तो न्यूज़पेपर में आती थी और उनमें से कई एक ऐसी होती थी जो मिस प्रिंट हो रखी होती थी, उनको ऑथर को यानी अशोकामित्रन को हाथ से लिख करके रखना पड़ता था। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन। अब देखिए, चूँकि क्या है, जेमिनी स्टूडियो क्या है, जेमिनी स्टूडियो फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो यानी अशोकामित्रन का जो कार्य है वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को कट करके और एक फाइल में स्टोर करके रखना है। तो उनकी जो वहाँ पोस्ट थी वो क्या थी, इनसिग्निफिकेंट था। तो उनका जो फंक्शन था वो इनसिग्निफिकेंट था। तो कहता है ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स। और फिर भी जितने मेंबर्स थे वहाँ वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे, यानी सबसे ज़्यादा सूचनाएं उनके पास थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेल इन्फॉर्म्ड होने का मतलब क्या था, क्योंकि वो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहे होंगे, पढ़ करके वो कहाँ कहाँ न्यूज़ आई होंगी उसको क्लिपिंग को काटते रहे होंगे। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती थी वो अशोकामित्रन के पास होती थी, जबकि उनका जो कार्य था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इनसिग्निफिकेंट था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बोस। तो अब ये जो चैप्टर आपका पोएट्स एंड पैनकेक है स्टूडेंट्स, ये जो अशोकामित्रन की अपनी एक बुक थी जिसका नाम था माई ईयर्स विद बोस, उसका एक पार्ट है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, यानी उससे लिया गया एक अंश है। तो ये तो था स्टूडेंट्स अबाउट ऑथर। अब देखते हैं चैप्टर को पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है स्टूडेंट्स राइटर, यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि राइटर की जो ये अपनी बुक है माई ईयर्स विद बोस, तो माई ईयर्स विद बोस का मतलब ये एक तरह से क्या है, वो अपने बारे में लिख रहे हैं। और जब कोई ऑथर अपने बारे में लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी टच इस पूरे लेसन को मिला हुआ है, माई ईयर्स विद बोस से लिया गया है। तो माई ईयर्स विद बोस में कौन है, राइटर अपने बारे में लिख रहा है, तो ऑटोबायोग्राफी टच है। तो जहाँ भी इसमें आई का जिक्र होगा यानी स्टोरी टेलर, फिर कौन हुआ, स्टोरी टेलर भी ऑथर हुआ। तो यानी अशोकामित्रन अपने बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए जो स्टोरी के नरेटर हैं वो भी क्या है, ऑथर स्वयं है। तो क्या कहते हैं वो, पैनकेक वाज ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। पैनकेक क्या था, ब्रांड नेम था, यानी एक तरह से ब्रांड नेम का मतलब उस टाइम बहुत प्रचलित एक फर्म थी, कंपनी थी जो मेकअप मटेरियल बनाती थी, और उसका नाम पैनकेक था। और उस पैनकेक को जेमिनी स्टूडियोज़ में बोट इन ट्रक लोड्स, यानी ट्रक भर भर करके लाया जाता था। इट मीन्स यहाँ राइटर का कहने का मतलब इन ट्रक लोड्स का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में। तो पैनकेक एक ब्रांड नेम था जिसको जेमिनी स्टूडियो में बहुत अधिक मात्रा में बोट मीन्स खरीदा जाता था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जेमिनी स्टूडियो क्या है, वो फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं उनका मेकअप किया जाता है। विदाउट मेकअप किसी को भी कैमरे के सामने नहीं आने दिया जाता। तो अब चूंकि वहाँ इतने सारे लोगों का मेकअप किया जाता है, तो जितने सारे लोगों का, ज़्यादा लोगों का मेकअप किया जाता है तो मेकअप मटेरियल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए पैनकेक वो ब्रांड नेम था जिसको जेमिनी स्टूडियो में बहुत अधिक मात्रा में खरीदा जाता था। ग्रेटो गार्बो मस्ट हैव यूज इट। अब देखिए यहाँ ग्रेटा गार्बो एक तरह से सरकास्टिक भी हम इसको कह सकते हैं। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, ग्रेटा गार्बो ने इसको निश्चित रूप से यूज़ किया होगा, उपयोग में लाई होगी। अब यहाँ ग्रेटा गार्बो जो है एक फॉरेन एक्ट्रेस है, एक स्वीडिश एक्ट्रेस है, तो उसको कहा गया है कि उसने उसको यूज़ किया होगा क्योंकि वो पैनकेक उस टाइम का ब्रांड नेम था। फिर कहता है मिस गौर मस्ट हैव यूज इट, मिस गौर भी एक एक्ट्रेस का नाम है, उसने भी इसको यूज़ किया होगा। वैजंती माला मस्ट हैव यूज इट, वैजंती माला ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। वैजंती माला एक भारतीय अभिनेत्री थी पुराने समय की। फिर कहता है बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हेयर्ड ऑफ इट, लेकिन शायद रति अग्निहोत्री ने इसको सुना भी नहीं होगा। किसको, पैनकेक नाम को, क्योंकि उसके बाद पैनकेक ब्रांड खत्म हो चुका था। तो पुराने टाइम का पैनकेक था, अब तो नए नए ब्रांड आ रखे हैं, कहीं लैक्मे है, कहीं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, और बहुत सारे ब्रांड नेम आए हुए हैं।
तो अब पैनकेक प्रचलन में नहीं है, इसलिए रति अग्निहोत्री ने पैनकेक का नाम भी नहीं सुना होगा, जबकि ग्रेटा गार्बो ने उसको यूज़ किया होगा, मिस गोहर ने उसको यूज़ किया होगा, वैजंती माला ने उसको निश्चित रूप से यूज़ किया होगा। रति अग्निहोत्री चूँकि मॉडर्न एक्ट्रेस है तो उसने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अप स्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग। जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था, जहाँ पर लोगों को सजाया जाता था, यानी जहाँ पर लोगों का मेकअप किया, श्रृंगार किया जाता था, वो कहाँ था? इन अप स्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर वाले भाग में था। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, जिसको ऐसा माना जाता है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स था। स्टेबल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अस्तबल, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जिसको माना जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, उस बिल्डिंग के अपस्टेयर्स पर मेकअप डिपार्टमेंट होता है। आगे कहता है ए डजन अदर बिल्डिंग, एक दर्जनों जो अन्य भवन हैं इन द सिटी, इस शहर में, दैट आर, जो इस शहर में दर्जनों अन्य भवन जो हैं उनको क्या कहा है? दैट आर, उनको माना जाता है कि वो रेजिडेंस रहे होंगे, किसके? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर रहा है उसकी आर्मी का, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। तो चूँकि इंडिया क्या था, ये 1940 के आसपास की बात है, तो 1940 में क्या था? इंडिया फ्री नहीं था, उस समय आज़ाद नहीं था भारत, तो उस समय की बातें की जा रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका ये अस्तबल था जहाँ जेमिनी स्टूडियो है, और जो उसका मेकअप डिपार्टमेंट है वो जो ऊपर उसमें बिल्डिंग में है। तो और बहुत सारी जो बिल्डिंग है मद्रास की, चेन्नई की, उनको ऐसा माना जाता है कि वो उसके रेजिडेंस रहे हैं कभी। क्योंकि ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, चूँकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो थोड़े समय के लिए मद्रास में रुका है और थोड़ा सा समय उसने मद्रास में अपना गुजारा है। रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, क्या माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता रहा है। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, क्योंकि उसने क्या किया है? इम्पॉसिबल बैटल्स उसने लड़े हैं इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। यानी रॉबर्ट क्लाइव चूँकि एक क्या थे? एक सेना के अधिकारी थे। और स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में इंडिया में क्या थे? छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे, उनके अलग अलग किंग हुआ करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राजाओं को वो पराजित करते थे, उनके साथ युद्ध करते थे यदि वो नहीं मानते थे, उनकी स्लेवरी को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बहुत सारे छोटे छोटे से युद्ध लड़े हैं, इसलिए वो थोड़े से समय के लिए मद्रास में रुके हैं, और उस थोड़े से समय मद्रास में रुकने के अलावा वो इधर उधर ज़्यादातर मूवमेंट करते रहे हैं और इधर उधर वो इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया? भारत के कोनों कोनों में युद्ध करने के बावजूद भी मैरिंग ए मैडन एट इन सेंट मैरी चर्च, सेंट मैरी चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, सेंट जॉर्ज मद्रास के सेंट मैरी चर्च में, इसके बावजूद भी उन्होंने एक मैडन से शादी की। यानी मैडन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मैडन मीन्स होता है यंग गर्ल, ये बैचलर गर्ल, यानी एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है। तो उसने उससे शादी की और वो थोड़े से समय के लिए मद्रास में रुके। थोड़े समय के लिए मद्रास में रुके तो उनका अस्तबल भी हुआ करता था, उनके कई सारे रेजिडेंस भी वहाँ पर मद्रास में थे, जो माने जाते हैं, जो बताए जाते हैं कि यहाँ उसका अस्तबल था, यहाँ उसका निवास स्थान होता था, यहाँ वो ये था, यहाँ तो बहुत सारी बिल्डिंग्स उनके नाम से जानी जाती हैं। आगे कहता है स्टूडेंट्स राइटर, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स। जो मेकअप रूम था वो किस तरह का दिखाई देता? जिस तरह का हेयर कटिंग सैलून होता है, विद लाइट्स, उसमें लाइट्स थी, एट ऑल एंगल्स, ऐसी कि जो हर एंगल से लाइट पड़ती हो जिसका मेकअप किया जा रहा है। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और उनके चारों तरफ हर एंगल से लाइट थी, ताकि जिसका मेकअप किया जा रहा है उसके चेहरे पर अच्छे से लाइट पड़े, और यानी छोटी से छोटी उसके चेहरे की जो कोई यदि उस पर मार्क है, चिन्ह है, निशान है,
तो वो दिखाई दे सके इसलिए। और वो लाइट भी कैसे थी, दे वर ऑल इनकैंडेसेंस लाइट, वो सारी जो लाइट थी वो इनकैंडेसेंस थी। वो इनकैंडेंस कैसी होती है, वो पुराने जो पीले रोशनी वाले बल्ब होते थे जो पीले रंग की रोशनी देते थे और पीले रंग की रोशनी के साथ साथ बहुत सारी हीट भी उत्पन्न करते थे, उनको इनकैंडेसेंस लाइट कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आज आप जो यूज़ करते हैं CFL यूज़ करते हैं, आप CFL से भी आगे आप जो है LED यूज़ करने लगे। तो LED और CFL गर्मी प्रोड्यूस नहीं करते, हीट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उस समय जो बल्ब होते थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे। अब देखिए उस छोटे से सैलून में हर एंगल पे लाइट लगी हुई है, तो इसलिए क्या कहता है, सो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, द फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, कि उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी, कितनी उसको माइजरी मीन्स उसकी कितनी बुरी हालत होती होगी जिसका मेकअप किया जा रहा होता है, जब उसके चेहरे पर चारों तरफ से लाइट पड़ती होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। जो मेकअप डिपार्टमेंट था पहले उसका हेड कौन होता था, उसका मुखिया कौन होता था, बंगाली होता था। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो स्टूडियो किसी बड़े स्टूडियो के लिए चला गया, एंड लेफ्ट, वहाँ से छोड़ करके चला गया। ही वॉज सक्सेस्ड बाय ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद उसका जो सक्सेस्ड मीन्स उत्तराधिकारी बना, यानी उसके बाद जो चार्ज आया वो महाराष्ट्रियन पाया था। हु वॉज असिस्टेड बाई धारवाड़ करंडिगा, जो किसके द्वारा असिस्टेड था, कौन कौन उसके सहायक थे, धारवाड़ करंडिगा एंड आंध्रा, वे आंध्रा का रहने वाला था। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास का रहने वाला भारतीय क्रिश्चियन था। एंड एंग्लो बर्मीज़, और एक एंग्लो बर्मीज़ था। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और बहुत सारे जो स्थानीय तमिल वासी थे वो उसको सब असिस्ट करते थे। यानी उसको असिस्ट करने के लिए जो महाराष्ट्रियन था, जो हेड था जेमिनी स्टूडियो का, उसको असिस्ट करने के लिए एक तो आंध्रा का रहने वाला था जिसका नाम धारवाड़ करंडिगा था, एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज़ था। तो ये तो असिस्टेंट थे। उसके बाद बहुत सारे लोकल्स असिस्टेंट थे, यानी इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जेमिनी स्टूडियो में मेकअप का काम करते थे। ऑल दिस शोज दैट, ये सब क्या दिखाता है, दैट देयर वाज ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ये दिखाता है कि जेमिनी स्टूडियो में पहले से ही नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता, पहले से राष्ट्रीय एकता की ग्रेट डील का मतलब बहुत अधिक मात्रा में थी। यानी कोई आंध्र से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई इंडो बंगालीज है, कोई बर्मीज़ है, कोई तमिल्स है, तो यानी वहाँ सभी उसके प्रदेशों के लोग हैं। तो इसलिए उसको नेशनल इंटीग्रेशन कहा गया है कि वहाँ पहले से नेशनल इंटीग्रेशन था लॉन्ग बिफोर AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, और बाद में दूरदर्शन ने बिगिन टू ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया था प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, आपने भी सुना होगा नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो थे वो अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते थे। आपने सुना होगा दूरदर्शन का, तो निश्चित रूप से आपने सुना होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। वो मिले सुर मेरा तुम्हारा में क्या दिखाते थे, नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग दिखाते थे। उसमें वो तमिल को भी दिखाते थे, कन्नड़ को भी दिखाते थे, महाराष्ट्रियन को भी दिखाते थे। उसमें मतलब हर स्टेट के किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो लेते थे। तो वो ये सब देख करके, ये सब दिखा करके नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग दिखाते थे। तो ये कहता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने तो बाद में ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर प्रोग्राम्स, लेकिन जेमिनी स्टूडियो में ये सब चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी, यानी वहाँ पहले से नेशनल इंटीग्रेटेड थी। दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of others locally made potions and lotions। अब क्या कहता है यहाँ देखिए, सार्कास्टिक वे फिर से कहता है, फिर से एक व्यंग्यात्मक में क्या कहता है, दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, कि यह नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का जो गैंग था, दल था, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को बदल सकता था इनटू हाइडियस मीन्स होता है डरावना, भयावह। क्रिम्सन का मतलब होता है जिसको मतलब हाइडियस, क्रिम्सन का मतलब लाल रंग, भयावह लाल रंग में पोत देना। ह्यूड मॉन्स्टर, ह्यूड का मतलब होता है रंग बिरंगा कर देना।
मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, यानी किसी भी अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को वो लाल रंग बिरंगा करके डरावना बना देते थे। वो जो नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का गैंग था, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, जो ट्रक लोड्स पैनकेक वहाँ पर आता था उसकी सहायता से, एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और जो लोकल में बनने वाले बहुत सारे पोशंस यानी लिक्विड और लोशंस लिक्विड यानी बहुत सारे जो तरल पदार्थ आते थे मेकअप से रिलेटेड, उनकी सहायता से वे अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को रंग बिरंगा कर देते, गहरे लाल में रंग देते थे और उसकी शक्ल को डरावना बना देते, मोस्टर बना देते। मोस्टर का मतलब होता है राक्षस बना देना, किसी को दानव दैत्य या असुर बना देते थे वो। यहाँ राइटर इस तरह से कह रहा है। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, ये कहता है यहाँ राइटर कि दोज वर द डेज, ये किन दिनों की बात है? ये उन दिनों की बात है जब मेनली किस तरह की शूटिंग होती थी? इंडोर शूटिंग। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग। इंडोर शूटिंग का मतलब होता है कि अंदर ही स्टूडियो में ही सेट बनाए जाए और वहीं पर शूटिंग की जाए। आउटडोर शूटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह का भी आपको साइट चाहिए, जिस तरह का भी आपको सीन है, तो सीन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप बाहर जा करके कहीं शूटिंग करें। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रहा मैं, मान लीजिए आपको हिमालय में शूटिंग करनी है, तो आउटडोर शूटिंग तो ये है कि आप हिमालय में जा करके शूटिंग करके लाओ नेचुरल एनवायरनमेंट में। इंडोर शूटिंग का मतलब ये है कि आप हिमालय का जो सीन है वो वही सेट तैयार कर दे स्टूडियो में, उसको कहते हैं इंडोर शूटिंग। तो उस समय ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, बाहर केवल 5% ही शूटिंग होती थी, बाकी 95% स्टूडियो में होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड द बॉयज टू मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंबल इन द मूवीज़। अब यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स? ये कहना चाह रहा कि इसलिए उस समय जो बॉयज़ और गर्ल्स की आवश्यकता थी, तो इस तरह की आवश्यकता थी कि वो अगली दिख सके, यानी भद्दे दिख सके। इट मीन्स यहाँ जो बार बार वो अगली बता रहा है, भद्दे, यानी उनका मेकअप किया जाए उससे पहले कि वो मूवी में रिप्रेजेंट करें। यानी मूवी में आने से पहले, कैमरे के आने से पहले सभी को अगली बना दिया जाता था, भद्दा बना दिया जाता था। इट मीन्स उनका मेकअप किया जाता था। ए स्ट्रिक्ट हायरार्ची वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, और जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक हायरार्ची मेंटेन किया हुआ था। मेंटेन का मतलब, हायरार्ची का मतलब एक सिस्टम बनाया हुआ था। वो सिस्टम क्या था? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली, कि जो चीफ मेकअप मैन है कौन था स्टूडेंट्स? वो महाराष्ट्रियन। वो क्या करता है? वो जो चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनको अगली बनाएगा, मीन्स उनका मेकअप करेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, बार बार अगली जो शब्द आ रहा है, यानी अगली का मतलब अगली यानी उनको भद्दा कर देना, इट मीन्स मेकअप कर देना। ही सीनियर असिस्टेंट, उसका जो सीनियर असिस्टेंट जो सेकंड वन था, वो सेकंड हीरो एंड हीरोइन को मेकअप करेगा। द जूनियर असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट था, द मेन कॉमेडियन को, और एंड सो फोर्थ। और जो इसी तरह से उनका एक रैंक बना हुआ था कि जो जो उनकी सीनियरिटी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो फिल्म में काम करने वाले लोग थे उनका मेकअप किया करते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और जो क्राउड का जो रोल प्ले करते थे, यानी भीड़ का, वो तो कोई भी लोग होते थे, तो उनको भी बिना मेकअप के कैमरे के सामने नहीं लाया जाता था, और उनका मेकअप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बॉय की होती थी। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब देखिए यहाँ राइटर क्या कहता है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वहाँ भी ऑफिस बॉय होता था। यानी इट मीन्स उस टाइम जेमिनी स्टूडियो इतना फ्लरिश कर रहा था, इतना डोमिनेंट में था कि जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था उनके पास भी अपना ऑफिस बॉय होता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, और उस दिन की बात जिस दिन क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट्स इन ए जियंट वेसल। तो उस दिन आप क्या देख सकते थे कि एक जियंट वेसल में, जियंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, और वेसल मीन्स होता है बर्तन। जिस दिन क्राउड शूटिंग होनी होती थी, यानी क्राउड की शूटिंग होनी होती थी, तो उस दिन वो जो थे अपने पेंट को, यानी जिससे वो मेकअप करते थे, उसको एक जियंट वेसल में घोल रहे होते थे, मिक्सिंग कर रहे होते थे, स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। और जो भीड़ वाला रोल करने वाले प्लेयर्स थे, उनके स्लैपिंग मीन्स होता है पोतना, उनके चेहरे पर उसको पोत रहे होते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर। आइडिया साफ था। क्या था आइडिया, क्या विचार था? टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ फेस, कि चेहरे की सतह पर
एक भी छिद्र दिखाई नहीं देना चाहिए, उसको क्लोज कर देना है। किससे? पैनकेक से। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी मेकअप करते टाइम चेहरे का जो स्किन है उसका एक भी पोर दिखाई नहीं देना चाहिए, इस तरह का मेकअप किया जाता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स क्या किया हुआ था, वहाँ लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय। अब देखिए ऑफिस बॉय की बात कर रहा है। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय, वो एग्जैक्टली वास्तव में एक बॉय नहीं था, ऑफिस बॉय। तो ऑफिस बॉय केवल पोस्ट का नाम है, लेकिन वास्तव में लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो लगभग 40 साल का था। तो नाम ऑफिस बॉय था, लेकिन उसकी एज जो थी वो लगभग 40 ईयर्स थी। हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स एगो, वो उस स्टूडियो में वर्षों पहले आया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, इस आशा में आया था, इस उम्मीद से आया था कि वो एक स्टार एक्टर बन जाएगा और ए टॉप स्क्रीन राइटर, और यदि स्टार नहीं बन पाया तो स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर और लाइरिक राइटर बन जाएगा, या डायरेक्टर बन जाएगा, या लाइरिक राइटर यानी गीतकार बन जाएगा, गीत लिखने वाला बन जाएगा। ही वॉज बिट ऑफ पोएट। क्या कहता है, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम का जो ऑफिस बॉय था, वो ही वॉज ए बिट ऑफ पोएट, यानी वो थोड़ा बहुत पोएम्स वगैरह लिखना भी जानता था, थोड़ी बहुत कविताएं लिख लेता था। क्या कहता है स्टूडेंट्स आगे, इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल। राइटर कहता है इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब होता है जिस तरह से केबिन वगैरह बना देते हैं ना, छोटे एक रूम के कई पार्टीशन करके, तो ये राइटर कहता है कि उस टाइम में केबिन में काम करता था। 2 होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़, और जिनकी 2 साइड में फ्रेंच विंडोज़ लगी हुई थी। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम, राइटर कहता है कि मुझे उस टाइम पता भी नहीं था। देवर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, कि उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच विंडो कहा जाता है, उस टाइम मुझे पता नहीं था। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, अब राइटर क्या कहता है, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, कि मुझे अपनी डेस्क पर बैठे हुए देख करके, टीयरिंग ऑफ न्यूज़पेपर, कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, चूँकि उसका कार्य क्या था स्टूडेंट्स, क्या कार्य था उसका, उसका था पेपर क्लिपिंग को कट करके एक फाइल में स्टोर करना। तो इसलिए वो अक्सर क्या, डेस्क पर टीयरिंग ऑफ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर को फाड़ते रहते थे। तो इसलिए उसको न्यूज़पेपर फाड़ते हुए उसकी डेस्क पर देख करके इन एंड आउट, अंदर जाते हुए बाहर जाते हुए, मोस्ट पीपल, जो अधिकांश लोग, वो क्या सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि लगभग मैं खाली रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ। क्या करना होता है, उसके काम को चूँकि इनसिग्निफिकेंट माना जाता था, तो ऑलमोस्ट हर आदमी ये सोचता था कि वो कुछ नहीं करता, वो खाली रहता है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और वो राइटर कहता है कि शायद ऐसा ही बॉस को भी लगता था, बॉस भी शायद ऐसा ही सोचता था कि वास्तव में मैं खाली रहता हूँ और मुझे कोई ख़ास काम मेरे पास नहीं होता है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन, इसलिए कोई भी कुछ महसूस करता था, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू, इसलिए किसी के पास भी यदि कोई कार्य होता था तो उसको लगता था कि वो क्या कर दे, मेरे क्यूबिकल में आता था, यानी मेरे केबिन में आता था, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और आकर के कोई भी खाली व्यक्ति होता था मेरे केबिन में आता और एक लेक्चर मुझे दे करके चला जाता था। यानी जिसको भी फुर्सत का टाइम मिलता था वो राइटर के केबिन में आता, और वहाँ आकर के सबको पता था कि वो खाली है, क्योंकि उसका इनसिग्निफिकेंट वर्क था, सबको ये लग रहा था कि न्यूज़पेपर ही तो फाड़ता है, तो इसलिए वो कोई भी आकर के वहाँ लेक्चर दे करके चला जाता था। तो स्टूडेंट्स क्या कहता था, बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्टर्स। क्या कहता है कि जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, हैड डिसाइडेड, उसने भी यह निश्चय किया कि वो भी मेरे केबिन में आकर के ये जताने की कोशिश करे ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी, के कितना लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, वो व्यर्थ जा रहा है इन ए डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, जो केवल बार्बर और परवर्ट्स के लिए, परवर्ट्स स्टूडेंट्स होता है दूषित करने वाला व्यक्ति एक तरह से। अब यहाँ कई बार चूँकि अगली बनाने की बात आई थी तो इसलिए परवर्ट्स का यूज़ किया हुआ है कि ऐसे डिपार्टमेंट में एक टैलेंट जो है वो वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, जिसमें बार्बर और परवर्टर्स की केवल आवश्यकता है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और इसीलिए राइटर क्या कहता है कि सून, मैं शीघ्र ही, आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा होता था किसके लिए, कि क्राउड शूटिंग आ जाए, क्राउड शूटिंग आते ही तो ये बिजी हो जाएगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, जो क्राउड शूटिंग होती थी वो व्यस्त होता था,
अदरवाइज वो क्या करता था, वो मुझे अपनी पोएम सुनाता रहता था। तो उसके एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है कि लॉन्ग पोएम, जिस तरह से रामायण महाभारत हमारे यहाँ होती हैं, तो उसके एपिक्स सुनने से यदि मुझे कोई बचा पाता था तो सिर्फ वो क्राउड शूटिंग बचा पाती थी। इसलिए राइटर कहता कि मैं अक्सर प्रेयर करता रहता है क्राउड शूटिंग हो, ताकि ऑफिस बॉय जो है ये बिजी रहे और मुझे इसके एपिक से बचा सके। इन ऑल इंस्टांसिस और फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरह के जितने इंस्टांसिस मीन्स होता है उदाहरण, और फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है झल्लाहट यानी क्रोधित होना। हर तरह की फ्रस्ट्रेशन के जितने भी उदाहरण थे, यू विल ऑलवेज फाइंड, क्या होता है हमेशा, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए सिंगल पर्सन। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर आप उसको उतार सके। ओपनली और कवर्टली, जिसके आप ओपनली या कवर्टली का मतलब होता है घुमा फिरा करके, यानी एक आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर आप अपना सारा गुस्सा उतार सकते हो, चाहे वो सीधे उतारे या घुमा फिरा कर उतारे। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और मेकअप डिपार्टमेंट का जो ये आदमी था, वाज कन्विंस्ड, उसको ये माना जाता था दैट ऑल हिज वॉइस, के सभी उसके वॉइस हैं, वॉइस मीन्स सभी शोक संकट इसके कारण हैं। वॉइस मीन्स होता है संकट, के सारे संकट इसके कारण होते हैं। इकोनॉमी एंड नेग्लेक्ट वार ड्यू टू, और इसलिए क्या सभी इसके प्रति नेग्लेक्ट थे, और ड्यू टू कोथामंगलम सब्बू, किसके कारण, कोथामंगलम सब्बू के कारण। अब देखिए अब बात आ जाती है सुब्बू पर। अब सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू जो है एक दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, अब उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जो सुब्बू था वो कौन था, जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2 था। अब स्टूडेंट्स नंबर 1 कौन था, नंबर 1 था बोस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या, एस.एस. वासन। एस.एस. वासन बोस था, वो नंबर 1 था क्योंकि उसने उसको एस्टेब्लिश किया था, वो फाउंडर था उसका। और नंबर 2 कौन है, नंबर 2 है सुब्बू, जिसका नाम है कोथामंगलम सुब्बू, वो नंबर 2 था। ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स, कि उसको जो है नहीं मिली थी एनकरेजिंग ओपनिंग फिल्म में, यानी फिल्म्स में ब्रेकअप नहीं मिला था। देन आवर ग्रोन अप मेकअप्स बॉय हैड, जितना कि आजकल के जो ग्रोन अप मेकअप बॉय हैं उनको जिस तरह का अवसर मिला है उस तरह का अवसर सुब्बू को नहीं मिला था। ऑन द कॉन्ट्ररी, और जबकि इसके विरोध में क्या है, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। उसने जो था बहुत अनसर्टेन मीन्स होता है अनिश्चित, और डिफ़िकल्ट टाइम्स माने कठिनाई का समय व्यतीत किया। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, क्योंकि जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, क्योंकि जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था उस समय कोई भी फिल्म मेकिंग कंपनीज और स्टूडियोज़ नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है, स्पेशली फॉर्मली एजुकेशन, जहाँ तक औपचारिक शिक्षा की बात आती है, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, कि सुब्बू के पास कोई खास एजुकेशन भी नहीं थी। तो एजुकेशन के नाम पर भी उसके पास कुछ खास एजुकेशन नहीं थी। और दूसरा क्या था कि जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो उसको अच्छा खासा ब्रेकअप भी नहीं मिल पाया था, इसलिए उसको डिफ़िकल्ट टाइम्स फेस करना पड़ा था। लेकिन मेन चीज़ क्या बताता है, सुब्बू कुड नॉट हैव एन एप्रिसिएशन लीड ओवर आवर बॉय, हमारे बॉय के ऊपर भी उसको कोई एप्रिसिएबल लीड नहीं थी। बट बाई वर्चू, देखिए यहाँ राइटर क्या कहता है, बट बाई वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण, ए वर्चू इंडीड, ये वास्तव में किस तरह का गुण था, वी मस्ट हैव हैड एक्सपोजर और मोर एफिलेंट सिचुएशन, जो सभी सिचुएशन पर भारी पड़ती थी, यानी ब्राह्मणों को उस समय रिगार्ड होता था, सम्मान से देखा जाता था, तो ये जो गुण था उसके पास वो सब चीज़ों पर भारी था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, उसके अंदर ये योग्यता थी कि वो हर समय अपने आप को चीयरफुल दिखा सकता था, यानी हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, और तब भी वो खुश रहता था यदि उसने किसी फ्लॉप फिल्म का निर्माण करने में उसका हाथ रहा हो। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और हमेशा उसके पास सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप कभी कोई कार्य नहीं करता था। बट ही सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, यानी उसकी जो वफादारी थी, आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, तो उसका जो प्रिंसिपल मीन्स होता है हेड, उसका जो हेड था उससे उसकी पहचान बनाती, यानी वो अपने हेड के प्रति
हेड कौन था स्टूडेंट्स? SS वासन, जिसको हम बॉस कहते हैं। तो बॉस के प्रति जो उसकी वफादारी थी वो उसको बिल्कुल अलग से आइडेंटिफाई करती थी। कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, इसलिए उसको कम्प्लीटली टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी को टर्न करती थी। हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, और उस प्रिंसिपल्स का एडवांटेज उसको मिलता था, क्योंकि उसको ये माना जाता था कि उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, इसलिए उसका प्रिंसिपल का यानी उसको बॉस का एडवांटेज मिलता था। क्या कहता है स्टूडेंट्स आगे? ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्म्स के लिए टेलर बनाने वाला था। हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, हियर वॉज ए मैन, यह एक ऐसा व्यक्ति था हु कुड बी इंस्पायर्ड, जो इंस्पायर्ड किया जा सकता था व्हेन कमांड, जब भी उसको कमांड दिया जाए। यानी उससे कोई भी यदि कोई विपरीत परिस्थिति है तो उससे इंस्पायरेशन मिल सकती थी। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है इसने यहाँ, ये भी सार्कास्टिक है। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, कि जो रैट है वो किससे? टाइग्रेस से फाइट कर रहा है, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और उसको मार देता है। बट लेकिन टेक्स पिटी ऑन हिज कब्स, लेकिन उसके बच्चे हैं उस पर उसको दया आ जाती है, एंड टेंस देम लविंगली, और वो उनको उनके साथ लविंगली बिहेव करता है। अब क्या कहता है स्टूडेंट्स? आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, अब यदि कोई कहे कि मुझे नहीं पता ये सीन कैसे करना है, द प्रोड्यूसर वुड से, तो प्रोड्यूसर तुरंत कहेगा क्या? एंड सुबू वुड कम आउट, प्रोड्यूसर के कहने पर सुबू आता है और क्या करता है वो? विद 4 वेज, वो 4 तरीके बता सकता है। द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, कि उस जो मृत चीते के बच्चे हैं उन पर किस तरह से चूहा अपना प्यार उड़ेल सकता है, उसके कई तरीके, लगभग 4 तरीके कौन बता सकता है? सुबू बता सकता है। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ, अब उसने कहा कि हाँ अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव इनफ है। द प्रोड्यूसर वुड से, यदि प्रोड्यूसर ऐसा कहता है, इन ए मिनट सुबू वुड कम, तो एक ही मिनट में फिर सुबू आ सकता है। कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स, उसके 14 विकल्प और लेकर के आ सकता है। देखिए पहले उसने 4 तरीके से बताया कि इसकी शूटिंग ऐसे की जा सकती है, ऐसे की जा सकती है, ऐसे की जा सकती है, और यदि उससे प्रोड्यूसर एग्री नहीं करता तो फिर से एक ही मिनट में 14 मोर अल्टरनेटिव्स उसको दे देता है कि आप इसको, ये आपको ठीक नहीं लग रहा तो ये 14 अल्टरनेटिव्स आपके पास ये हैं, आप इनसे देख लीजिए, कर लीजिए। तो इस तरह से यानी उसके पास हर हम ये कह सकते हैं कि हर मर्ज की दवा थी उसके पास। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो ईजी, वो इतनी ईजी थी विद ए मैन लाइक सुबू, सुबू जैसे आदमी के लिए। अराउंड एंड इफ़ एवर देयर वाज ए मैन, कि यदि कोई आदमी हो हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज, जिसको जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डेफिनेशन देनी हो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इसके सुनहरे वर्षों में, सुनहरे काल में, इट वाज सुबू। वो कौन था? वो सुबू था। यानी डायरेक्शन और डेफिनेशन जेमिनी स्टूडियो को देने वाले में उसके स्वर्णिम काल में, गोल्डन ईयर्स मीन्स स्वर्णिम काल, तो उसके स्वर्णिम काल में जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डेफिनेशन देने में यदि किसी का योगदान था वो सुब्बू था। सुब्बू हैड ए सेपरेट मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, तो जो सुब्बू था उसकी एक सेपरेट और कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स थी। इन ही वॉज सर्टेनली कैपेबल, क्या कहता है? सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, एंड उसकी एक आइडेंटिटी पोएट के रूप में भी थी। एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और यद्यपि वो बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखने में भी कैपेबल था, समर्थ था। ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, लेकिन उसने जानबूझ करके इस तरह की कविता लिखना शुरू किया जो यानी मासेस मीन्स होता है अपार जन समूह को एड्रेस कर सके। देखिए यदि वो कॉम्प्लिकेटेड पोएम लिखेगा, हायर फॉर्म्स ऑफ पोएम लिखेगा, तो उसको केवल कौन? स्कॉलर ही समझ पाएंगे। लेकिन उसने जानबूझ करके इस तरह की पोएट्री चूज़ की थी जो मासिस को अट्रैक्ट कर सके, मासिस को इम्प्रेस कर सके। हिज सक्सेस इन फिल्म्स, उसकी फिल्म में सफलता ओवर शैडोज एंड व्हाट हिज लिटरेरी अचीवमेंट, उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी उसको ओवर शैडोड कर दिया था, यानी ढक लिया था उसने। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा उसके क्रिटिक भी महसूस करते थे। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उसने कई सारी कंपोज की थी, सेवरल माने अनेकों, ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, ओरिजिनल स्टोरी पोएम उसने कंपोज की थी इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन,
एंड ऑल्सो रोट ए स्प्राइलिंग नॉवल भी उसने लिखा था और उसका नाम था थिलियाना महानबल। ये इस नाम का उसने एक नॉवल लिखा था विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड कैरेक्टर्स, जिसमें दर्जनों कैरेक्टर्स थे। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, वो सक्सेसफुली रिक्रिएट कर सकता था मूड को, एंड मैनर ऑफ द देवदासीज, देवदासीज के मूड को रिक्रिएट कर सकता था, उसके मैनर को रिक्रिएट। अब स्टूडेंट्स, देवदासीज क्या थी? देवदासीज जो थी उस समय एक महिलाएं होती थी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ करता था? पूजा पाठ से संबंधित होता। जिस तरह से आजकल जो है हम नन वगैरह सुनते हैं, तो इस तरह से देवदासीज हुआ करती थी इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब आजकल इस तरह से नहीं होता। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और वो एक अमेजिंग एक्टर भी था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसे कभी भी लीड रोल नहीं मिला। बट वाट एवर सब्साइडरी रोल ही प्लेड, लेकिन जो भी सहायक का रोल उसने प्ले किया इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, उसका रोल हमेशा जो मेन प्लेयर्स होता था उससे बेहतर होता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन, उसके मन में हर किसी के प्रति जेन्युइन लव होता था। ही केम अक्रॉस, जो भी उसके पास उसके संपर्क में आता था, एंड हिज हाउस, और उसका जो घर था, वाज ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन, और जो आसपास के उसके रिश्तेदार थे, दूर के नज़दीक के, उनके और एंड एक्विटेंस, और जो भी उसके परिचित थे, उन सब के लिए उसका जो घर था वो परमानेंट रेजिडेंस, यानी उसके घर पे कोई भी आकर के स्टे कर सकता था। वो उसके मन में सभी के प्रति प्यार होता था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर, ये सुबूज के नेचर के, सुबूज के स्वभाव के विपरीत था। नेचर मीन्स स्वभाव। टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग, ये सोचते हुए कि वो फीडिंग करा रहा है, एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि बहुत सारे लोगों को भोजन कराता है, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, यह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्पोविडेंट मैन, इस तरह का जो पुण्य का काम करने वाला व्यक्ति है, सपोर्ट करने वाला, सहायता करने वाला व्यक्ति है, एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके शत्रु हैं। देखिए, वो इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद फिर भी उसके पास शत्रु हैं। वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज, क्या ये इसलिए था क्योंकि वो सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वो बॉस के बहुत नज़दीक था और बॉस से उसकी घनिष्ठता थी, क्या इसलिए उसके दुश्मन थे? और वाज इट हिज जनरल डिमेनर एंड रिजेंबल ए साइकोफेंस, या इसलिए कि उसका जो व्यवहार था, डिमेनियर मीन्स जनरल डिमेनियर, उसका जो सामान्य व्यवहार था, दैट रिजेंबल, जो प्रतीत होता है साइकोफेंस, साइकोफेंस मीन्स होता है चापलूस, चुगलखोर या खुशामदी, या ऐसा था कि उसका व्यवहार जो था वो चापलूसी की तरह का था, इसलिए उसके एनिमीज थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स, या वो हमेशा तत्पर रहता था किसी भी चीज़ को नाइस थिंग कहना, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ को नाइस बताने में यानी अच्छी बताने के लिए तत्पर होता था, ये कारण था। इन केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डेयरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। अब यहाँ वही डिपार्टमेंट जो मेकअप डिपार्टमेंट है, उसमें सुब्बू के लिए जो डायरेस्ट थिंग, डायरेस्ट मीन्स होता है गलत चीज़ सोचना, हमेशा विश करता है उसके लिए, हमेशा ये कामना करता कि इसके साथ कुछ बुरा हो। तो वो कौन था? वो जेमिनी स्टूडियो का आपका स्टाफ बॉय था। यू सा सुबू ऑलवेज विद द बॉस, आप देख सकते हैं कि सुबू हमेशा क्या था? यू सॉ सुबू ऑलवेज विद बॉस, आप उसे बॉस के साथ देख सकते हैं। बट इन अटेंडेंस रोल्स, लेकिन जहाँ अटेंडेंस की बात आती है, जो उसकी हाजिरी लगती थी, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट, उसको एक उस डिपार्टमेंट में ग्रुप किया गया था, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसको स्टोरी डिपार्टमेंट कहा जाता है। कंप्राइजिंग ए लायर, जिसमें एक लायर भी था, एंड एन असेंबली, और एक असेंबली थी ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स की, राइटर्स और पोएट्स की असेंबली थी, उसको राइटिंग डिपार्टमेंट कहा जाता था। उसमें एक लायर भी था, तो उसकी अटेंडेंस वहाँ होती थी। तो रहता तो हमेशा बॉस के साथ था, यानी जो आपका फाउंडर था एस वासन, उसके साथ रहता था, लेकिन जो अटेंडेंस लगती थी उनकी सुबह की, वो लगती थी स्टोरी डिपार्टमेंट में। वहाँ एक लायर भी था। अब देखिए कुछ लायर के बारे में बताते हैं। द लायर वॉज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, जो लायर था
उसको ऑफिशियली लीगल एडवाइज़र के रूप में भी जाना जाता था। लीगल एडवाइज़र मीन्स कानूनी सलाहकार भी उसको कहा जाता था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज अपोजिट, लेकिन हर आदमी उसको अपोजिट कहता था तो वो कानूनी सलाहकार, लेकिन काम उसके सारे गैर कानूनी थे, इसलिए सब उसको गैर कानूनी कहते थे। कानूनी सलाहकार कोई भी उसको नहीं कहता था, ऐसा यहाँ राइटर कहना चाह रहा है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब देखिए वो एग्जाम्पल भी देता है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीम टेम्परामेंटल। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो वास्तव में बहुत सारी एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल भी थी। टेम्परामेंटल का मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी गुस्सा करने वाली, एक बहुत अधिक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो बहुत अधिक गुस्सा भी करती थी। वंस ब्लू ओवर ऑन सेट्स, एक बार क्या हुआ, सेट्स पर भड़क पड़ी। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन, जब वो भड़क पड़ी तो हर आदमी स्टन मीन शॉक्ड होकर के खड़ा हो गया, आश्चर्यचकित होकर के खड़ा हो गया। द लायर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लेकिन उस वकील ने क्या किया, उसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्विच ऑन कर दिया ताकि उसकी बातें जो भड़क रही है उसमें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, और जब वो सांस लेने के लिए रुकी अभिनेत्री, द लायर सेड टू हर, तो वकील ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट ठहरिए प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने उस रिकॉर्डिंग को प्ले करना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस ट्राइड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। कहता है कि देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग नहीं था, कुछ भी शर्मनाक नहीं था, और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस ट्राइड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, ने प्रोड्यूसर के बारे में उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था, कोई अपशब्द का यूज नहीं किया था, कोई अब्यूजिंग वर्ड का यूज नहीं किया था। बट व्हेन शी हियर्ड द वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट से अपनी आवाज़ सुनी तो क्या हुआ, शी वाज स्टक डम्प। स्टक डम्प का मतलब वो शॉक्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक लड़की ऐसी थी जो गांव की ओर से आती थी। शी हैड नॉट गोन थ्रू ऑल द स्टेजेस वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसको सांसारिक अनुभव भी बहुत ज़्यादा उस टाइम तक नहीं था। दैट जनरली प्रीसीड ए पोजिशन ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, और उसको अपनी इम्पोर्टेंस का पता नहीं था, और सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है बनावटी, कृत्रिमता या दुनियादारी के बारे में भी उसको बहुत ज़्यादा तब तक एक्सपीरियंस नहीं था। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, उसे ये नहीं था कि वो इस तरह की, कैटापुल्टेड मीन्स होता है जाल में फंस जाएगी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और वो जो उसके साथ उस दिन हुआ, जो उस दिन उस लीगल एडवाइज़र ने यानी लायर ने उसके साथ किया, वो इतनी आतंकित हो गई, टेरर मीन्स आतंकित या भयभीत हो जाना, डर जाना, वो इतनी उस दिन डर गई, इतनी उस दिन भयभीत हो गई कि उससे वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाई, यानी उस डर से वो कभी नहीं निकल पाई। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं इसके सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था पोएट्स एंड पैनकेक्स का। स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है अच्छे समझ आएगी। यदि इसको आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लाइक करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे यदि कहीं मेरी मिस्टेक्स हैं तो मुझे भी मेरी मिस्टेक्स का पता चले। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।